अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। हुकूमत मुसलसल अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रही है कि अपोजिशन की जानिब से NRO मांगा जा रहा है। शिबली फराज ने 2 पेपर्स भी ट्विटर पर शेयर किए हैं, उन्होंने पब्लिक कर दिए हैं, जिसमें सेक्शन 25 और सेक्शन 18 में अपोजिशन की जानिब से कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं, जिसके मुताबिक 5 साल से पुराना केस नैब टेकअप नहीं कर सकेगा, 5 साल से ज्यादा नहली नहीं हो सकेगी नैब की किसी भी केस की सूरत में। और इसके अलावा जो सेक्शन 25 है उसमें यह भी प्रपोज किया गया है कि करप्शन की रकम अगर कोई मुलजम वापस कर देता है तो नैब का चेयरमैन उसको फौरी तौर पर रिहा करेगा और ये चेयरमैन नैब फैसला करेगा कि किसी मुलजम या मुजरिम से वो रकम वापस लेनी है या नहीं। अगर चेयरमैन नैब ये फैसला करने से कासिर है या इनकार कर देता है तो मुलजम के पास ये हक भी मौजूद होगा कि वो कोर्ट में अपील दायर कर दे कि मैं ये रकम वापस करना चाहता हूं। इस सूरत में भी मुलजम और मुजरिम को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी प्रपोज किया गया अपोजिशन की जानिब से कि 1 अरब रुपए से कम करप्शन के केसेस को नैब टेकअप नहीं कर सकेगा। ये जो तरमीमी मसवदा है इसको हुकूमत कह रही है ये NRO है। इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के थ्रू अपोजिशन की जानिब से NRO मांगा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन हुकूमत की NRO देना नहीं चाहती है। दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि वुज़रा की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात आने का सिलसिला जारी है। कल भी मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब से जब ये पूछा गया कि NRO किसने मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब को दिया है तो उन्होंने महकमा ज़राअत का नाम ले दिया। बाद में उन्होंने लेट नाइट इसकी माफी भी मांगी कि मेरे इस अमल से अगर कौमी सलामती के इदारों की दिल आजारी हुई हो तो इसके लिए मैं माजरत खा हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको कौमी सलामती के इदारों को ये मुतनाज़ा बनाने वाला बयान देने की जरूरत क्या थी। ये तज़हीक आमेज रवैया मुसलसल वुज़रा की जानिब से अपनाया जाता है कि वो महकमों को, डिपार्टमेंट्स को, इदारों को मुतनाज़ा बनाते चले आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि अपने वुज़रा को तंबीह करें और वार्न करें कि इस तरह के बयानात से बाज रहे। और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाने का हुकूमत की जानिब से जब फैसला सामने आया है तो उसके बाद मीडिया में एक बड़ी हैवी और हीटेड डिबेट शुरू हो गई हुई है। मुस्लिम लीग नून का ये मौकिफ है कि पंजाब हुकूमत और सर्विसेज अस्पताल के जो डॉक्टर्स का बोर्ड था उसकी जानिब से उसकी सजेशन थी, उसके बाद नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया था और उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं कि अब नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए चूंकि वो इलाज वहां पर करवा नहीं रहे हैं। और जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स भी सबमिट की जा रही हैं पंजाब हुकूमत और कोर्ट्स में, वो भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है सच, तो इसलिए उनको वापस आना चाहिए। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ कमर जमान कायदा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक साहबा भी होंगी और डॉक्टर रमेश कुमार भी PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत ये कह रही है कि जो रिपोर्ट्स हैं नवाज शरीफ की वो जाली थी। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग भी इन्वॉल्व थे इस सारे प्रोसेस में उनको इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए। ये तो आप पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है अगर तो उन्होंने मेरा नाम लेके इल्जाम लगाया तो फिर मैं बात करूंगी। उन्होंने कहा कि भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इम्पोर्टेंट लेकिन बात बताऊं क्या है, जब नवाज शरीफ साहब हमारे पास आए हैं तो ही केम विद अ वेरी लो प्लेटलेट काउंट और नैब ने उनका टेस्ट करके हमारे पास भेजा था। पहले टेस्ट जो थे वो नैब ने करवाए थे, हमने नहीं करवाए थे। और जब वो टेस्ट उनके पास नैब ने कहा कि उनको भिजवा रहे हैं बिकॉज प्लेटलेट्स हैव ड्रॉप, तो उसके बाद वो हमारे पास दाखिल हुए 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर के बाद वो 6 नवंबर तक हमारे पास रहे। उस दौरानिया में हमने उनके टेस्ट भी करवाए, इन्वेस्टिगेशन भी करवाई। दिल के तो पुराने मरीज थे, हाइपरटेंसिव थे, डायबिटिक थे और उसके ऊपर इनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा डायग्नोज हमने किया, जिसका हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। अब नेचुरली अगर ऑलरेडी एक बंदा को इतने बहुत सारे एलिमेंट्स हों तो किसी और कोई और कॉम्प्लिकेशन जब सेट इन होती है तो वो सिचुएशन को खराब करती है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने बेस्ट पॉसिबल इलाज उनको यहाँ भी दिया। अगर सही बात पूछिए तो उनका इलाज का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका था और उसी की वजह से उनके प्लेटलेट स्टेबलाइज होते एंड ही कुड ट्रैवल अब्रॉड। मजीद टेस्ट वो कुछ करवाना चाह रहे थे जो कुछ टेस्ट यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे।
हमारे पास से वो डिस्चार्ज होके 6 तारीख को ये शरीफ सिटी हॉस्पिटल चले गए थे. And after 2 or 3 days, whatever, I don't remember the exact date, he applied for that he wanted to go abroad. जब तक तो वो हमारे पास थे, मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है, जब मैं उनके पास मिलने के लिए गई हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि आप बाहर से कोई अपना मुआलिज बुलाना चाहते हैं तो मुझसे बुला लेते हैं, और ये भी पूछा कि आप हमारे ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है. तो ये सारी बातें सामने हुई है ना. मसला देखिए इस वक्त क्या है, ये मसला ये है कि एक बंदा कमिट करके गया टू द गवर्नमेंट एंड टू द कोर्ट्स कि जी मैं अपना इलाज कराऊंगा और जब मैं सेहतयाब हो जाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, और 6 से 8 हफ्ते. डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले बताइए, जो रिपोर्ट्स के बारे में इतराजात वफाकी हुकूमत और उसके वुज़रा उठा रहे हैं, वो मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं या नहीं है? देखिए, मैं आई ट्रस्ट माई प्रोफेसर्स. 9 प्रोफेसर्स का बोर्ड था जिसमें हीमेटोलॉजिस्ट भी थे, जिसके अंदर पैथोलॉजिस्ट भी थे, जिसमें फिजिशियंस भी थे. तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी गलत बयानी नहीं मुझसे की. जो रिपोर्टें मुझे दिखाई जाती थी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डॉक्टर फायजा बशीर जो कि वहाँ की पैथोलॉजिस्ट है, वो खुद ब्लड का कलेक्ट करती थी और खुद आके ब्लड पहुंचाती थी ताकि कोई बीच में गड़बड़ ना हो. तो आप ये कह रही हैं कि जो वफाकी हुकूमत बात कर रही है वो गलत बात कर रही है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं? हुकूमत जो बात कर रही है वो बात इसकी कर रही है कि इस वक्त जो वहां से रिपोर्टें आ रही हैं, वो तो हमने पहले दिन से आपको बताया कि जो रिपोर्टें हमारे पास वहां से दे वर नॉट अप टू द मार्क. उसी बोर्ड ने, जो बोर्ड उनको यहाँ देख रहा था, उसने उनको नाकाफी कहा. एक दफा नहीं, 3 मरतबे कहा कि ये रिपोर्टें नाकाफी हैं, आपने वहां कुछ कराया तो वो रिपोर्टें हमें भिजवाए, जो आप यहाँ से करवाने गए थे क्या वो रिपोर्टें आपने करवाई या नहीं करवाई. सो नन ऑफ दोस थिंग्स वर डन, और आपके सामने है आज इस चीज को, यानी तकरीबन 9वां महीना चल पड़ा है, और उन्होंने जो अपना इलाज करवाना था, जो उनके दिल का मसला था, और जो उन्होंने वो जो यहाँ से कमिटमेंट करके, तो बल्कि मार्च के महीने में अच्छी तरह याद है कि जो उनके जाती मुआलिज है, उन्होंने कहा जी बस चंद दिनों के बाद उनका ये वाला एंजियोग्राफी हो जाएगी और फिर फलां होगा. Nothing happened. We never got any of this one. तो आपके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नाकाफी हैं, गैर वाज़ेह हैं. ये मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि वो रेगुलरली आपको रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं. नहीं, देखिए, हमारे पास तो मार्च के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई. अब वो कोर्ट में सबमिट कर रही है. They're submitting it to the courts. So until and unless I see those reports value, तो किसी किस्म का कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल सही है. अच्छा, ये बताइए कि पंजाब हुकूमत और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने इजाजत दी, ये मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव सामने आ रहा है. आप लोगों ने इजाजत दी, आपने एक स्टेटमेंट भी दिया कि यहाँ पर इलाज और कुछ टेस्ट मुमकिन नहीं थे, इसलिए नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया. ये देखिए, मैं एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात है, हम कोई इजाजत देने वाले लोग नहीं है. इजाजत उनको कोर्ट ने दी, हमने इजाजत नहीं दी. The case was put into the court. They had appealed to the court for permission. और सबसे बड़ी बात है, आपके सामने बहुत दफा इमरान खान साहब ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत, क्योंकि हम चाहते थे कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाए, तो वी एग्री टू इट. अदरवाइज द कोर्ट्स गेव देम अ परमिशन, और उसकी जो परमिशन वगैरह दी गई थी वो कंडीशनल थी. कंडीशनल ये थी कि 6 हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, बेल उनकी एक्सटेंड तब होगी जब वो रिपोर्टें हमारे पास आएंगी. तो एंड ऑफ द डे, तो फिर जब उनकी रिपोर्टें ही नहीं आ रही थी, तो फिर वही बोर्ड जिसने कहा था कि इनको इलाज की जरूरत है, उसी बोर्ड ने कहा कि जिनकी कैंसिल करें बेल, जिस मकसद के लिए गए हो वो तो करवाई नहीं रहे. बिल्कुल सही है. डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी. शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आप मार्च के बाद रिपोर्ट्स सबमिट पंजाब हुकूमत को नहीं कर रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम. देखिए, आपने यास्मीन राशिद की भी बात सुनी. उन्होंने एक बात कही थी कि कोर्ट्स में ये कहा गया था कि जब आपका इलाज हो जाए तो आप वापस आ जाएंगे. तो पहले तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये नोट कर लें कि इलाज हो जाएगा. और दूसरी बात उन्होंने कही कि एक बोर्ड, देखें, आप फवाद चौधरी का भी सुनाते हैं, इमरान नियाजी साहब का भी सुनाते हैं, तो वो तो अपने ही डॉक्टर्स पे, अपनी ही हुकूमत पे जो पंजाब में उनकी है उस पे वो नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं. देखें, यास्मीन राशिद से मेरे लाख सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन एज ए डॉक्टर वो शी इज अ प्रोफेशनल,
اور ان کی انٹیگریٹی, ان کی کریڈیبلٹی از دیر. اور وہ اکیلی نہیں تھی, ان کے ساتھ پورا بورڈ تھا, اور اس بورڈ میں نیازی صاحب کے اپنے ہاسپٹل کے ڈاکٹر جو آج کل ان کے ایڈوائزر بھی ہیں, ڈاکٹر فیصل بھی تھے, اور ڈاکٹر طاہر شمسی کراچی سے تھے وہ, اور دوسرے ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے. دیکھیں آپ ڈاکٹر طاہر شمسی کا اگر انٹرویوز دیکھیں تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میاں نواز شریف جب نیب کی کسٹڈی میں ان کے پاس لائے گئے اس وقت ان کو شدید خطرات تھے, اور وہ بہت سی اور پیچیدہ بیماریوں کے علاوہ کچھ آئی ٹی پی جس کو پلیٹلیٹس کی بیماری کہتے ہیں اس میں بھی مبتلا تھے, اور ان کی جو پلیٹلیٹس تھے وہ 2500 کے قریب تھے. لیکن میں میتلا صاحب آپ کو ایک بات کہوں کہ نوٹ اس وقت بھی وہ نیب سے بھی جب نکل کے گاڑیوں میں بیٹھے تو پیدل اپنے پاؤں پہ چل کر بیٹھے. جب وہ بالکل صحیح ہے. تو شائستہ صاحبہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سن لیجئے, آپ نے جو عدالت میں ایفیڈیوٹ دیا تھا اس کے مطابق یہ آپ پہ یہ بائنڈنگ تھی کہ اگر حکومت چاہے گی تو وہ واپس نواز شریف صاحب کو بلا سکتی ہے, تو اس پر اعتراض پھر کیسا ہے؟ دیکھیں اعتراض تو بالکل ہے ہی کوئی نہیں, بات بھی کوئی نہیں. ہم تو اپنا لیگل رائٹ اور لیگل جو ہماری مطلب جو لیگل ہمارا حق ہے, رائٹ ہے, اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اور میاں صاحب کے ایکسپرٹ جو لیگل لوگ ہیں وہ بھی اور ڈاکٹرز بھی وہ رپورٹس دیکھیں, ان کی صحت کی بنا پہ جو بھی بات ہوگی وہ ہوگی. دیکھیں یہاں پہ یہ بحث نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہے, ان کو آنا چاہیے. دیکھیں ان کے ڈاکٹرز وہاں کے جب الاؤ کریں گے فار ہم ٹو ٹریول, اور میں یاسمین صاحبہ چلی گئی ہیں لیکن آپ کسی اور ایکسپرٹ کو بھی لیں تو ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جس ٹریٹمنٹ میں وہ گئے تھے لیکن اس آئے سے وہ روز ان علاج کی نہیں ہو تصاویر رہا. سامنے آتی ہیں, لیکن یہ بات سچ ہے شائستہ صاحبہ کہ ان کا علاج ہوتے نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی رپورٹس دیکھیں تسلی میری بخش ہیں. بات سنیں, جی مجھے میری آگے بات سنیں, جی میری بات سنیں. آپ علاج اس کو کہتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل میں لٹا دیا جائے اور ان کے اوپر ڈرپ لگا دی جائے, نہیں, یا مسلم اللہ لیگ معاف نون نے کرے انیشلی ان یہی کو بتایا تھا وینٹیلیٹر کہ پہ ان کی ڈال کافی دیا ساری جائے. سرجریز ہونی ہیں. مطلب آپ شائستہ صاحبہ میں علاج دوبارہ کس کو آتا ہوں, کہتے ہیں؟ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب, حکومت کی جانب سے یہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے جو ایفرٹس پٹ کی جا رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں حکومت وہ اس میں کامیاب سیاسی ہو ہے سکے سر, گی یا یہ سیاسی ہے, محض سیاست کی جا رہی ہے؟ سیاست ہو رہی ہے جی. دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ جب میاں صاحب گئے تو یقیناً بیماری سرٹیفائی کرنے کے بعد ان کو جانے دیا گیا. خان صاحب نے بھی اپنی کابینہ کو بتایا کہ میں نے تسلی کر لی ہے اپنے ڈاکٹر بھیج کے بھی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری بڑی بہن ہے, بڑا احترام ہے ان کا, وہ بھی ان کا نقطہ نظر بھی بڑا واضح تھا. وہ آج بھی اپنی بات پہ اسٹینڈ کرتی ہے کہ جب گئے تو ان کو وہ تکالیف موجود تھی جن کا ذکر وہ رپورٹس میں ہے. لیکن جب میاں صاحب جا رہے تھے یا چلے گئے تو اس وقت بڑی واضح طور پہ یہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ سے ہم نے کھل کے کہا تھا کہ ونس ہی گوز تو پھر جا کے واپس تو تبھی آئیں گے جب ان کا علاج ہو جائے گا. عدالت نے ان کو 2 مہینے کا کہا یا گورنمنٹ نے 2 مہینے کا کہا یا 6 مہینے کا کہا, اگر ان کا علاج مکمل نہیں ہوا تو وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ بات تو تب بھی پتا تھا کسی مطلب چھوٹے سے عام فہم بندے کو, میرے جیسے تھوڑا سمجھنے والے بندے کو بھی پتا تھا. لیکن تو یہ کائرہ کوئی شک صاحب شبے 9 والی بات مہینوں نہیں سے ہے. کوئی علاج میں ہوا نہیں, بتاتا وہ ہوں. واپس آ جاتے اور پھر دیکھیے دوبارہ بھی جا سکتے تھے. وہ علاج اگر عدالت میں انہوں نے ڈاکٹر سے رپورٹیں بھجوائی ہیں, جس طرح ابھی بھی انہوں نے بتایا, ان کے باقی دوست بھی بتا رہے ہیں کہ جب ان کی جو ریکوائرمنٹ عدالت کی تھی ہم نے پوری کی, ہم نے اس کے لیے ان کو رپورٹس دے دی ہیں. دوسری بات شاید میتلا صاحب یہ مکمل طور پہ ایک ڈرامہ بازی ہے. جس وقت حکومت وقت جو ہے وہ کورونا میں پھنس گئی اور ان کے حالات اس وقت بالکل بوکھلائے ہوئے تھے, تو اچانک سے سنتھیا ریچی کہیں سے نکل آئی اور اس نے بہت سارے لوگوں پہ الزام لگا دیے, اور پتہ لگا جی کہ ملک میں بھونچال آ گیا ہے, پتہ نہیں سنتھیا ریچی کی وجہ سے کیا ہم نے کوئی اخلاقی تقاضے ملک کے برباد کر دیے. اب وہ کہیں غائب ہو گئی ہیں. اس کے کچھ دن بعد عزیر بلوچ کا کیس نکلا ہے جو کئی سال پرانی فوٹیج تھی, آپ کو بھی پتا ہے. وہ فوٹیج نکلی, وہ فلاں سے ملا, نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی. لگا کہ پاکستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا, اچانک پتہ چل گیا. اب وہ کہیں پھر غائب ہو گیا, وہ کہیں گم ہو گیا ہے. اب نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں رہی. مریم بی بی گھر بیٹھی تھی, باہر نہیں آ رہی تھی. انہیں بلایا گیا نیب کے ذریعے, انہوں نے نیب کے سامنے آ کے اپنی ایک اسٹرینتھ شو کر دی. میاں صاحب نے ایک آدھ فون کر دیا,
गवर्नमेंट ने पैनिक होके उनके खिलाफ अब ये मामला शुरू कर दिया। ये और 10-15 दिन 4-6 दिन की बात है, वरना अगर ये कुछ नहीं करना चाहते, अगर ये संजीदगी से मियां साहब को वापस लाना चाहें और उसके लिए लीगल प्रोसीजर है, उसके लिए मीडिया से बात तो शायद मेहता तो नहीं पकड़ के लाएगा ना मियां साहब। बिल्कुल सही है, लेकिन या कह कोई रहे और हैं कि मीडिया का मार्च जो में रहता उन्होंने है। बरतानवी हुकूमत को ऑलरेडी लिखा हुआ है। कायरा साहब, आपकी इजाजत से डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मेरी गुजारिश सुने, जी फरमाइए। बड़ा सिंपल है कि मियां साहब को अगर वापस लाना है तो फिर अदालत लाएगी। अदालत से कोई फैसला तो नहीं आया, हुकूमत वक्त ने, काबीना ने कोई फैसला तो नहीं किया। लिखा क्या है? कुछ नहीं लिखा। कभी आपके साथ शेयर हुआ है? सिर्फ कहानियां हैं। मैंने आपको बताया ना, कुछ नहीं है। कहानी है, बिल्कुल सही है। आप ये बताइए डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जब टेलीफोनिक डिप्लोमेसी शुरू की गई नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उसके बाद आप ज्यादा पैनिक कर गए। उन्होंने बिलावल से बात की, फजल रहमान साहब से भी बात की और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की भी बात की। उसके बाद लग रहा है कि आप होशो हवास खो बैठे। देखिए, ये उस टाइम को आप उस टाइम से रिलेट करें और चीज़ है, मगर मियां साहब जिस वक्त बीमार थे और जब जा रहे थे उस वक्त हुकूमत का फैसला, कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा फैसला था। मियां साहब की जो तबीयत है, मैं उस वक्त भी मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी थी और यास्मीन राशिद की बात को मैं एंडोर्स करता हूं कि 5 वेसल उनकी जो है वो इफेक्ट हुई थी, स्टेंट लगे हुए थे, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, कैरोटिड आर्टरी मेन ब्लॉकेज थी और इस वजह से वो काफी रिस्क के ऊपर चल रहे हैं और अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो मैं समझता हूं उनकी जिंदगी के लिए बहुत खतरा आज भी है। तो इसका मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत के वुज़रा कह रहे हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो ये चीज क्लियर है कि वो बीमार है, उसमें कोई शक नहीं है। बात जो गया, मैं समझता हूं उन्होंने जो परमिशन मांगी, जो कोर्ट और हुकूमत ने परमिशन दी, वाइज डिसीजन था। मगर आज ये हुकूमत को जो मौका दिया है वो PMLN खुद ने दिया है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर स्पेशल जहाज में जा सकते हैं तो मैं समझता हूं रियासती इदारों का एहतराम करना वो भी उनका फर्ज है। देखिए, कभी उन इदारों के ऊपर पथराव हो, ये भी मौका दिया गया। कभी उन इदारों की तरफ से आपको एक रिलैक्सेशन दी गई, लोग यहाँ पे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनको इजाजत नहीं मिलती, मगर आपको इजाजत दी गई कि भाई आप 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे, इजाजत दी गई, आप भली आप अफोर्ड करते हैं आप जाएं, मगर उनको यहाँ पे वापस भी आना चाहिए, दोबारा भी आ सकते हैं अगर वो स्टेबल है, बाहर घूम रहे हैं। बाहर घूमना अच्छी चीज है, बीमार आदमी के लिए नहीं, मैं आपको बताऊं, बीमार बीमार आदमी के लिए जब अगर फ्रेश एयर लेता है, बाहर जाता है तो ये अच्छी निशानी, उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, मगर इदारों का एहतराम करना उनके फर्ज में। ये आर्गुमेंट जो है ना कि बाहर जाके क्यों घूमते हैं, डॉक्टर साहब तो नहीं कह रहे, उनके अक्सर वज़रा कहते हैं। तो हुकूमत की तरफ से ये लगने वाला इल्जाम कि जी वो बाहर क्यों घूमते हैं, वो काफी क्यों पी रहे हैं, उनके जहां फ्लैट है उसके नीचे आप भी गए हुए हैं, उनके साथ छोटे छोटे रेस्टोरेंट, अगर वहां बैठे तो ये तो डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं यार आज आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है, चौथे दिन डॉक्टर आपको कहते हैं उठ के चलो। जी बिल्कुल ठीक है। नहीं, और वो बहुत मजे की जगह है कायरा साहब, मैंने देखी हुई है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, ये फरमाइए कि अगर वो एक दफा वापस आ जाते हैं और फिर दोबारा चले जाएं, इसमें हरज क्या है? 9 महीनों से वो वहां पर गए हुए हैं, तमाम जो हुकूमत के एतराजात हैं वो भी दूर हो जाएंगे, कोर्ट भी अब कह रहा है कि वो मफरूर हुए हैं। देखिए शाहिद, मैं एक बात कहूंगी कि ये इनके कहने या उनके कहने की बात नहीं है, जो डॉक्टर्स कहेंगे वहां के वो होगा। इफ ही इज अलाउड टू ट्रेवल या उनके जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, क्या वो इस काबिल हैं? मैंने आपको कहा था कि अगर ये उनके चलने फिरने और एक जो तूफान बर्पा हो जाता है उनको कॉफी की पीते देखकर या उनको जरा सा चहलकदमी करते, तो वो तो चल के, जिस वक्त उनके प्लेटलेट्स 2500 थे उस वक्त भी वो चलकर गाड़ी में बैठे थे और वो चलकर ही गाड़ी से उतरे थे हॉस्पिटल में और वो चलकर ही एयरपोर्ट गए थे और फिर लिफ्टर से उस वक्त भी आपने देखा काफी शोर मचा था। एक्चुअली देखें, बात सारी ये, जिससे कायरा साहब ने कहा कि ये डाइवर्ट करते हैं, ये असल इश्यूज से लोगों का अटेंशन हटाते हैं। इस वक्त डिप्लोमेटिकली जिस तरह पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है और जिस तरह जो सामने आ रही हैं चीजें, जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान जहां खड़ा है और जो इनकी 2 साल की जो डिलीवरेंस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उसको किस तरह ये डाइवर्ट करेंगे? इन्होंने लोगों को, असल में अपने वोटर को
اپنے سپورٹر کو کنونس کرنا ہے اور اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ دیکھ لو ہم تو احتساب کے پیچھے لگے ہیں اور ہم تو بلا کر لائیں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے ووٹر کو انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کل آپ کے ایک رہنما نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب بغیر علاج کے بھی واپس آ سکتے ہیں اور پھر دوبارہ جا سکتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ ایسی کوئی کنسیڈریشن ہے؟ میں تو دیکھیں میں نہیں جانتی، یہ تو یا ان کے ڈاکٹرز جانتے ہیں یا ان کی لیگل ٹیم جانتی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ روز جو ٹی وی پہ سرکس لگاتے ہیں اس لیے بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو شو the people of this country. انہوں نے ان کو ہر وقت وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھتے ہیں، کبھی کسی ایشو پہ کبھی کسی ایشو پہ. اتنے بحران کھڑے ہوئے ہیں اور ہر بحران ان کا اپنا کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک کا حل ہوتا نہیں ہے تو دوسرا بحران کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے بحرانوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا. قمرزمان قاہرہ صاحب، بلاول صاحب سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی اے پی سی کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریئل اپوزیشن کرے گی؟ کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہے آپ سے؟ ان کی میں نے میڈیا کے ذریعے سنا، میری بلاول صاحب سے اس کے بعد بات نہیں ہو سکی کہ ان کی ڈیٹیل میں کوئی بات ہوئی ہے تو کیا بات ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی گفتگو ہوئی، اگر کوئی ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے تو نیچرلی اس پہ پھر سیاسی بات ہی ہوئی ہوگی. اور اس وقت کیونکہ اے پی سی مین کارڈز پہ ہے تو اے پی سی پہ بھی بات ہوئی ہوگی. دوسری بات یہ ہے شاید کہ یہ حکومت نہ تو میاں صاحب کو واپس لانا چاہتی ہے نہ یہ لا سکتی ہے، اس لیے کہ میاں صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن کے اوپر وہاں کا ان کا معالج صرف ایک خط لکھ دینا، صرف ایک خط کہ ہی از انفٹ فار ٹریول بیک ٹو پاکستان، ان کی جان کو خطرہ ہوگا تو برطانوی حکومت ان کو وہاں سے نکالنے پہ فورس نہیں کر سکتی. حکومت پاکستان جو مرضی کرتی رہے. تو یہ انہیں بھی پتا ہے کہ میاں صاحب جب جا رہے تھے تو ہمیں پتا تھا اور ہم نے کہا تھا اور بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ جب تک ان کا علاج نہیں ہو جاتا وہ واپس نہیں آئیں گے. اور اب ان کے ڈاکٹر اگر ان کو کلیئر نہیں کرتے تو یہ جو مرضی کرتے رہے. یہ صرف یہاں پہ سیاسی گیمکنگ ہوگی، سیاست تو نہیں. سیاست تو بڑا پازیٹیو کام ہے، سیاسی گیمکنگ. بالکل صحیح ہے. قمرزمان قاہرہ صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ زراعت نے نواز شریف صاحب کو بھیجا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کو انڈورس بھی کی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی تھی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے بڑا حیرت انگیز تضحیک آمیز بیان سامنے آیا. ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو کس نے این آر او دیا تو انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت سے اس کا جواب لیں. یہ انتہائی معیوب بات ہے کہ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت اور وفاقی وزراء کی جانب سے اداروں کو متنازع بنایا جائے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، جب کل شہزاد اکبر صاحب سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ این آر او نواز شریف صاحب کو کس نے دی ہے اور مریم نواز صاحبہ اتنے عرصے سے خاموش کیوں تھی، تو انہوں نے محکمہ زراعت کا نام لے دیا ہے. وہ فوج کی طرف اشارہ کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج اس بات کو انڈورس بھی کر دیا ہوا ہے. تو آپ کی وزراء اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کیوں دیتے ہیں، اداروں کو متنازع کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایسی بات ان کو کرنی نہیں چاہیے. اگر کی ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنی کہ محکمہ زراعت کا نام لے کے اور فوج کی طرف ڈائریکشن دے کے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر ایسی بات کرے گا. اگر کی ہے تو اس نے غلط کی ہے. مگر جو ماضی کے ٹاپک کے میری بہن جو شائستہ بات کر رہی تھی، میں اس کو تھوڑا سا، آپ کا یہ جنگ تو اب ختم ہو گیا ہے، اس کو کلیئر کر دوں کہ میڈیکل جو ٹریٹمنٹ جو میاں صاحب کی تھی، ایک تھی سرجری اور دوسری تھی مینٹیننس ٹریٹمنٹ. اب وہ سرجری کی طرف نہیں جا رہے ہیں. جب سرجری کی طرف نہیں جا رہے تو یہ ٹریٹمنٹ اب زندگی بھر چلتی رہے گی. تو اگر خود بھی آنا چاہیں، اداروں کے حوالے سے اہمیت دیں تو وہ آ سکتے ہیں، یا سرجری کراتے ہیں تو پھر بھی جا سکتے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ میڈیکل، دیکھیں ہم ان چیزوں کو، اگر وہ گئے، میں سمجھتا ہوں پازیٹیولی گئے اور حکومت نے اجازت دی، حکومت نے ریزسٹ نہیں کیا، کورٹ نے اس کو بھیجا، اچھا فیصلہ تھا. مگر آج ان کو خود بخود آنا چاہیے. موقع کیوں دیتے ہیں؟
تو اس طریقے سے موقع ملتا ہے, پھر اس سکتے ہیں. موقع کو لوگ مختلف ڈائریکشن میں لیتے ہیں, جیسے کائرہ صاحب نے اپنے ڈائریکشن میں لیا, صحیح ہے. شائستہ نے اپنے ڈائریکشن لیا, ہمارے وزیر اپنے ڈائریکشن لیں شائستہ گے. صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کی بات کو انڈورس کر دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کے کان کھینچے تھے اور ان کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو علاج کی غرض سے باہر جانے دیا جائے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے. دیکھیں پہلے تو محکمہ زراعت کی میرے بھائی رمیش نے بڑی کلیئر بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور آپ نے بھی کہہ دیا. ہم تو نہ یہ ہم نے کہا, ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیازی صاحب ہیں یہ میں NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا. تو وہ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ تو میں تو بار بار یہ پوچھ رہی ہوں, کیا یہ وہ سب, کیونکہ NRO ان کے مطلب کانسٹیٹیوشنلی لیگلی ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. وہ کیوں یہ شور مچاتے ہیں, کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں, جس کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں نا, ان کو بھی سننا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا, تم دے رہے ہو. تم اب اوپنلی یہ بات اگر ہو رہی ہے تو اٹس ویری بیڈ ایکچولی. وہ لیٹ جوکس اسائڈ, کورٹس نے میاں نواز شریف کو صحت کی بنا پر اجازت دی, اور نیازی صاحب نے اس وقت کریڈٹ لینے کی کوشش کی یہ کہہ کے کہ میں انسانی ہمدردی میں دے رہا ہوں, جس کو اب وہ یو ٹرن لے چکے ہیں, کیونکہ ان میں نہ انسانیت ہے نہ انسانی مطلب کوئی ہمدردی ہے. وہ ان سب چیزوں سے آ رہی ہیں کیونکہ وہ تو نیب کے ساتھ مل کر اپنی سیاسی اپوننٹس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں نہ صرف یہاں کے آنریبل کورٹس کہہ رہی ہیں بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی, ہیومن رائٹس واچ بھی, یہاں کی بھی ہیومن رائٹس کیا کیا کہہ رہی ہیں, اور کیا کیا چیخ چیخ کے جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں وہ تو شاید نیازی صاحب کو سنائی نہیں دے رہے. تو پوائنٹ از کہ یہ سیاسی گمکس ہیں جیسے کائرہ صاحب نے کہا. لیکن آپ کی پارٹی کے اہم رہنما ہے رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے انڈورس کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کی میٹلنگ سے آپ لوگوں کو باہر جانے کے لیے سہولت ملی ہے. اب وہ بہت بڑے لیڈر, مطلب وہ بڑے لیڈرز ہیں. آبویسلی میں ایک بہت چھوٹی سی کارکن ہوں. میرے سامنے یہ آیا کہ جو ہمارے سامنے کورٹس میں ہم گئے اور کورٹس نے ہمیں یہ سہولت دی, اور ہمیں جو سہولت ملی ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جو ہمیں ملی بالکل صحیح ہے. اب میرے قمر زمان کائرہ صاحب بالکل صحیح ہے. شائستہ صاحب میں دوبارہ بھی آتا ہوں. قمر زمان کائرہ صاحب, یہ باعث شرمندگی نہیں ہے کہ اس طرح سے اوپنلی بات کی جا رہی ہے؟ جی بالکل اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین بھی کیا, فیسیلیٹیٹ بھی کروایا. یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی, اور جو اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ اپوزیشن کو ڈچ کر جاتی ہے. میں نے تو نہیں سنا, لیکن دیکھا شہزاد اکبر صاحب نے کل کوئی جو ٹویٹ کی تھی سنا ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحتی ٹویٹ بھی کی ہے کہ معافی مانگی ہے. بچ کے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو معافی تو وہ ویسے تو کسی سے مانگتے نہیں ہے, آپ خود ہی سمجھدار ہیں اور کہنے کی ضرورت تو نہیں رہتی. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے, یس بدقسمتی ہے اس ملک کی, کہ اس ملک کے اندر سیاسی عمل کو آگے نہیں صحیح طرح بڑھنے دیا گیا, سیاسی جماعتوں کو میچور نہیں ہونے دیا گیا, سیاسی کیڈرز نہیں بننے دیے گئے, برادریاں, قبیلے, دھڑے, مسلک, مذہب کی سیاست کو فروغ دلایا گیا, اور اس سے سیاسی عمل کو نقصان پہنچایا گیا. یہ بیسیکلی, اور یہ کام ہمارے اداروں نے کیا. اچھا قائدہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہوں, جو حکومتی وزراء ہوں, وہ اس طرح سے ببانگے دوہل نام لے رہے ہوں؟ جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی کل سٹیٹمنٹ دیا کہ THQ کے گیٹ نمبر 4 پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے. کل شہزاد اکبر صاحب نے محکمہ زراعت کا نام لے دیا. نیتلا صاحب آپ بڑے بادشاہ آدمی ہیں, اور جس ملک کے اندر اس وجہ سے اس ادارے کے ہمارے ISI کے سربراہ جناب مرحوم گل صاحب, وہ تو باقاعدہ اپنی کتابیں لکھتے رہے, اوپن کہتے رہے میں نے IGI بنوائی, میں نے فلاں کام کیا, میں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت روکی. کیا کوئی چھپی ہوئی داستان ہے؟ اسامہ بن لادن سے پیسے دلوائے گئے. اسلم بیگ صاحب نے جو سابق آرمی چیف ہیں, انہوں نے بھری عدالت میں سپریم کورٹ میں جا کے کہا تھا کہ ہاں میں نے پیسے تقسیم کیے, جس نے جو کرنا ہے کر لے. کیا کوئی چھپی ہوئی باتیں؟ آپ اس اشارے کنائے میں کی گئی بات پہ بڑی شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں.
लेकिन वफाकी मुझे एक वज़रा की मिनट। जानिब से इस तरह से बरमला शाहिद- इजहार इन चीजों का नहीं कि जी मैं जल्दी से कह कर रहा हूँ दीजिए, जब देख आपके लीजिए। साबका डीजी ISI ने, जब साबिक पाकिस्तान की फौज के सरबराह ने बिल्कुल ठीक हो अदालत गया। में खड़े होके कहा यार जी ठीक हो गया। शाइस्ता साहबा वजीर आप तो माफी कमेंट करना मांग लेगा चाहते ना, हैं? वो तो माफी भी नहीं मांग रहे। अच्छा वो माफी भी नहीं। शाहिद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कायरा साहब ने तो बहुत बातें की हैं। मैं तो अभी फैजाबाद धरने की तस्वीरें आप गौर से देख लें, वहां क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है। शायद से हम बिल्कुल अपने ठीक अपनी है। तरफ नहीं देखते, एक- बाकी सिर्फ इदारों को बदनाम करते हैं। डॉक्टर हमारा रमेश कुमार साहब आपसे इस सवाल का भी जवाब देंगे। एक बिल्कुल, मुझे अपने इदारों से आपका के साथ आपसे ज्यादा प्यार है। नहीं, हम बिल्कुल तो बदनाम ये नहीं बात करता कर मैं। रहे हैं कि मैं सिर्फ वफाकी ये कहता वज़रा हूं, को कम नहीं, से कम बात ऐसे ये है कि बयानात एक नहीं मुझसे देने सवाल चाहिए हुआ, जिससे एक ये मिनट तासुर ठहरे जाए जी, कि एक किसके मिनट बाद। ठहरे। जी जी एक मिनट ठहरे जरा। सवाल ये है कि मैंने तो एक हिस्टोरिकल पोजीशन आपके सामने रखी है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्या हमीद गुल साहब के बयानात नहीं है? क्या उनकी किताब नहीं है? क्या जनरल असलम बेग का स्टेटमेंट नहीं है? मैं तो वो बात की है यार। बिल्कुल सही हो मुझे गया। अपने इदारों से आपसे ज्यादा प्यार है। मुझे उनके गैर आईनी, गैर कानूनी जो उनका आइन में इख्तियार नहीं है, कि वो इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिससे उनका भी नुकसान होता है, मुल्क का भी नुकसान होता बिल्कुल सही है। हो गया। वहां मेरा एतराज है, वरना आई लव माई इंस्टीट्यूशन मोर देन एनीवन। जी एनआरओ की भी एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। शिबली फराज साहब ने जो अपोजिशन की जानिब से प्रपोज अमेंडमेंट्स थी नैब ऑर्डिनेंस में, नैब कानून के हवाले से, उसके हवाले से उन्होंने 2 पेपर्स भी ट्वीट किए हैं, उस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत मुसलसल ये नैरेटिव बिल्ड करने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती आई है कि अपोजिशन की जानिब से मुसलसल एनआरओ मांगा जा रहा है जो हुकूमत देना नहीं चाहती है, और वो एनआरओ नैब अमेंडमेंट्स की शक्ल में मांगा जा रहा है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, एनआरओ तो आपको मिला हुआ है, मालम जब्बा केस में मिला हुआ है, बीआरटी में मिला हुआ है, और दूसरे कोई 10,000 स्कैंडल्स हैं जिनमें आपको मिला हुआ है। शुगर स्कैंडल में मिला हुआ है, दवाइयों के स्कैंडल में मिला हुआ है, और भी बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जिनमें आपको एनआरओ मिला हुआ है। देखिए, मैं समझता हूं एनआरओ के हवाले से ये जो नैरेटिव है हमारी गवर्नमेंट का, ये सही है, क्योंकि इस वक्त जब भी असेंबली की जो भी लेजिस्लेशन शुरू होती है, वहां पे एक बार्गेनिंग पोजीशन जो की जाती है, उस बार्गेनिंग के अंदर जब भी कोई इशू लाया जाता है तो अपने ही हवाले से लिया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अपोजिशन इस वक्त अवाम की एजेंडा नहीं है, नहीं अवाम की नजर में अपोजिशन है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन जब भी आती है तो डिस्कस सिर्फ अपने इश्यूज को करती है कि आज हमारे साथ यहाँ पे ज्यादती हुई, आज हमारे लीडर के साथ यहाँ पे हुआ, आज इसके ऊपर केस हुआ, आज इसके, ये जो चीजें हैं ये खुद ब खुद बताती है। पीटीआई का मैनिफेस्टो ही जो है वो आपको पता है कि एहतसाब है। अब आप कहते हैं एहतसाब कंप्रोमाइज क्यों है? देखिए, एहतसाब कंप्रोमाइज की जो परसेप्शन अगर हो रही है तो उसके लिए आप इदारों को और मजबूत करें। इदारों को मजबूत करने के लिए पीटीआई तैयार है, आप उन इदारों को मजबूत करें या उसके हाथ खींचे। लेकिन आप हुकूमत ने तो जवाब दे दिया है। इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। तो देखें, कोई भी रूल, कोई भी लॉ जो है उसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश तो होती है, लेकिन आप बिल्कुल करना ही होती नहीं है। चाहते। देखिए, नहीं, हम अभी भी करना चाहते हैं। अब फेटअप के टाइम पे हमने कहा कि नैब के हवाले से आप दोबारा इसके ऊपर बैठेंगे। इन्होंने कहा हम अभी इसको करें, हमने कहा अभी करने के लिए तैयार है। मगर जो 1-2 पॉइंट्स के ऊपर जो रिजर्वेशन हमारी थी, वो 5 साल के ऊपर जो थी या छोटे केसेस के ऊपर थी, जिसके ऊपर आपस में ये बीच में 1.5 लाख बना, जो 1.5 लाख नहीं बना, और मैं बताऊं वो 1.5 लाख भी नहीं बनता, वो भी मसला हल हो जाता। मगर पीएमएल-एन के अंदर भी कुछ लोग थे जिनकी थोड़ी सी एग्रेसिवनेस जो है ना, जिसकी वजह से ये चीजें बीच में 1.5 लाख की तरफ चली गई, जो नहीं होना चाहिए था। और आज भी इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो एहतसाब के निजाम को मजबूत, मगर ये रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ बिल्कुल ठीक हो गया। शाइस्ता साहिबा, सेक्शन 25 और 18 में अमेंडमेंट्स प्रपोज अपोजिशन की जानिब से की गई हैं, जिसके मुताबिक 5 साल से पुराना केस नहीं खोला जा सकता। फिर यह भी कहा गया कि 5 साल के बाद नाअहली कंसीडर नहीं की जा सकती, और 1 अरब रुपए से कम की जो करप्शन है उसको भी नैब प्रोब नहीं कर सकता। ये तो एनआरओ है। देखिए, मुझे शायद आप 2 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो ये कि ये जो एफएटीएफ के साथ ये लिंक कर रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनको एफएटीएफ के कवानीन को 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था, नॉट के आखिरी तारीख के आखिरी जब इनको वो सबमिट करने थे तो उस वक्त ये अपोजिशन से बात कर रहे थे। पहले तो हर तरह, जिस तरह हमेशा होता है, ये लास्ट मिनट तक
इंतजार करते हैं। अब आपने बात की नैब के, मैं आपको बताऊं साल पहले भी नैब के कवानीन पे बात हो रही थी, बल्कि जब पीएमएलएन की हुकूमत थी उस वक्त भी काफी बात हो गई थी, लेकिन उस वक्त पीटीआई वॉकड आउट, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको समझ आ रही थी कि व्हाट इज हैपनिंग, उनको श्योरिटीज मिल रही होंगी। अब जो नैब के कवानीन अब आए हैं, देखें पहले तो जो कमेटी बनी, जो शिबली साहब वो कमेटी लहरा रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, वो स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई थी जिसमें तमाम के मेंबर्स थे, और उस कमेटी ने कुछ जो अमेंडमेंट्स दी, उनमें देखें एक अमेंडमेंट है, ये देखें ना किस किस्म के ड्रैकोनियन लॉज हैं कि कोई अनोनिमस भी अगर कंप्लेंट आएगी तो उस पे नैब एक्शन लेगा। अब आप मुझे बताएं किसी मुहज्जब कौम में, किसी सिविलाइज्ड कंट्री में ऐसा होता है? जो भी कंप्लेनेंट होता है वो अपना नाम, पता, आइडेंटिटी बताता है। मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक सेकंड शाहिद 1 मिनट मुझे दे दें, इस तरह तो कोई भी महफूज नहीं होगा। और ये जो कवानीन अमेंडमेंट्स आई है ना, इसके लिए तमाम बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स और डिफरेंट अदारों के लोग वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, रजाक दाऊद साहब से भी मिले हैं और ऑपोजिशन से भी मिले, और उन्होंने अपने ओपन डिस्कशन होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी को ये निकाल चुके, अब निकाल ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैनों को पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक कह रही हैं आप। कमरजमान कहरा साहब, ये फरमाइएगा, ये तमाम जो शराइत हैं, प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, ये तो आपको फायदा देने के लिए आपके तमाम लीडर्स जो हैं वो नैबज़दा हैं, आप बेनिफिशरीज होंगे अगर ये प्रपोज अमेंडमेंट्स होती है। और खास तौर पर जब ये कहा जाए कि चेयरमैन नैब ये डिसाइड कर सकता है कि अगर किसी मुजरिम ने करप्शन की है और वो रकम वापस कर देगा तो उसको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा, ये कैसे है कि उसको कोई सजा भी ना दी जाए? शाहिद साहब, आपके पास वक्त 2-3 मिनट है तो मैं बात करता हूँ। जी फरमाइए। देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात कि हमने कोई इसको कंडीशनल किया, ब्लैकमेलिंग की, ये गवर्नमेंट का व्यू है ना कि ब्लैकमेल करती है अपोजिशन, हमसे एनआरओ लेना चाहती है। ये कमाल का ब्लैकमेलिंग है कि ब्लैकमेलिंग हम कर रहे थे और बजट पास हो गया। ये कमाल की ब्लैकमेलिंग है कि हम ब्लैकमेल कर रहे थे और एफएटीएफ के साथ लिंक किए बैठे थे और एफएटीएफ के कानून पास हो गए। ये कमाल की ब्लैकमेलिंग है ना, यानी हम ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग अपनी जगह रह गई, कानून पास हो गया, हमने वोट दे दिया। तो ये वजीर आजम की बात सुनेंगे आप, उसमें वजन रह जाएगा या उनका वही यू टर्न होगा? सवाल ये है भाई, हमने एफएटीएफ में भी कहा, उससे पहले भी कहा, जो कौमी अहमियत के कानून साजी है उसमें हम साथ देंगे। ये बात बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और मौलाना फजलुर रहमान से लाहौर में मुलाकात के दौरान वादे तौर पे कहा मीडिया को। तीसरी गुजारिश है, अब आइए जरा नैब के कवानीन पे। बात यह है भाई, आज शिबली फराज साहब ने जो रिलीज की है डिस्कशन या प्रपोजल अपोजिशन की, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत बात है, इसलिए कि अपोजिशन आपके साथ, गवर्नमेंट के साथ इन कॉन्फिडेंस डिस्कशन कर रही होती है। आपने वो डिस्कशन आपने कबल अज वक्त लीक नहीं कर सकते, असूली तौर पे वो डिस्कशन पार्लियामान में जानी चाहिए बिल की सूरत में, और उसके बाद लोग उसको देखें। ये राय है अपोजिशन की, उसके ऊपर बैठ के बात होनी थी ना। अच्छा, फर्ज करें आप कह रहे हैं जी 1 अरब, अपोजिशन ने कहा 1 अरब का बिल जो रकम है उससे ज्यादा का इशू हो तो नैब ले, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? क्या 5 रुपए पे नैब ने लेने दिया है? क्या 500 रुपए की करप्शन भी उन्होंने पकड़नी है? फिर आपको चाहिए अगर ये सारा काम इन्होंने करना है तो एफआईए को और एंटी करप्शन की एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद कर दें। साहब, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, अब ओपन डिस्कस करके जी कंक्लूड कर दीजिए कायरा साहब। जी देखिए, गुजारिश ये है, हम ये कह रहे हैं भाई कि उसके ऊपर डिस्कशन करके अब हमारी बात छोड़ दें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दे दिए नैब के ऊपर, इनकी सियासी इंजीनियरिंग के ऊपर, इनके बाजू मरोड़ने के ऊपर, इनके अब्यूज ऑफ लॉ के ऊपर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो सिफारिशात दी हैं और जो न्यूट्रल फोरम्स की बातें, उसको इकट्ठा रख लें, जिन तहफुजात का उन्होंने इजहार किया उसको एड्रेस कर दें। ये क्या जुर्म है? क्या शायद मेतला साहब ये ब्लैकमेलिंग है? या जिस तरह शिबली फराज ने आज वो डॉक्यूमेंट रिलीज करके और खुद ये फाशिज्म का एक इजहार किया, क्या वो ब्लैकमेलिंग है कि आप अपोजिशन की हुई बात, इन कॉन्फिडेंस की हुई बात को
लोगों के सामने रख के और खुद बिल्कुल अपनी सही हो मर्जी गया। से पिटीशन कर रहे हैं। कमर जमान कायदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाइस्ता परवेज मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रमेश कुमार साहब आप भी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।